गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए मेरे यूट्यूब चैनल में हम आज बात करते हैं विश्व इतिहास के एक अध्ययन बिंदु जर्मनी का एकीकरण। देखिए, पहले हम जो विश्व इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं औद्योगिक क्रांति और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जर्मनी का एकीकरण। देखिए, यूरोप के विश्व इतिहास की बात करें तो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। दोनों समानांतर चलते हैं, एक साथ चलते हैं और ज्यादा बड़े नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे सारगर्भित अध्ययन करने की। किसी प्रकार की पहले वाले जो वीडियो थे उसमें अगर कोई समस्या थी उसका कमेंट बॉक्स में आपने लिखा। इसके अलावा अब अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका समाधान होगा। चलिए बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की। देखिए, जर्मनी का जो एकीकरण हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण किस तरह से होता है। तो जर्मनी जो है यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है जर्मनी। और आज वर्तमान में तो ये जर्मनी है, किंतु 18वीं शताब्दी का जो अंतिम समय था, 18वीं शताब्दी का जो अंतिम समय था, यानी वो कहें कि 1789 के बाद, 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसके बाद 1789 में इस फ्रांस पर लगभग आधिपत्य जो था वो नेपोलियन का हो जाता है। और नेपोलियन ने संपूर्ण यूरोप को जीतने के लिए अभियान किए, काफी देशों तक, यूरोप के कई देशों को उसने अपनी अधीनता में ला दिया था। तो जर्मनी जो है ये कोई पहले ऐसा देश नहीं था। 1789 से पहले की बात करें तो ना तो कोई देश था, ना कोई भौगोलिक अभिव्यक्ति थी, ये तो बाद में निकल कर आता है। देखिए, यहाँ पर जो जर्मनी वर्तमान में जो जर्मनी है या जो एकीकरण के पश्चात जर्मनी बना, वो 300 राज्यों को मिलाकर बना हुआ है। 300 राज्य या यूं कहें रियासतों को मिलाकर बना हुआ है। कितनी रियासत बनी हुई है? 300 रियासतें थी। अब नेपोलियन ने क्या किया, जब इन 300 छोटे छोटे राज्यों को जीता, इनको जीतकर एक सूत्र में बांध दिया कि ये कहीं बिखरे नहीं, इनको एक जगह, इनकी एक डाइट बना दी जहां पर ये बैठकर अपने आप से जो वाद विवाद थे या जो कानून नियम कानून थे वो यहां पर बनाते थे। तो इन 300 रियासतों में इनको एक कर दिया। अब बाद में यही 300 रियासत एक तरह से भौगोलिक अभिव्यक्ति बनती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इतने घनिष्ठ रूप से कि ये सारे के सारे मिलकर क्या बन जाते हैं, किसका रूप ले लेते हैं, एक देश का जो नाम पड़ता है जिसका जर्मनी। और अपने आप में श्रेष्ठ और पहले और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कह सकते हैं जर्मनी काफी हद तक रहा। तो देखिए, अब जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो नेपोलियन ने इनको एक कर दिया था, इनको जीतकर। अब यहां पर जो समस्या थी वो थी कि ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो जर्मनी जो है वर्तमान में ये 3 प्रांतों में, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। पहले तो उत्तरी, मध्य भाग और दक्षिण में, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ, तीनों में अलग अलग प्रांत थे। उत्तरी की बात करें, उत्तरी भाग में तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पर्सा, इसके अलावा सैक्सनी, हनोवर, ये मुख्य प्रांत थे उत्तरी क्षेत्र में। और साथ में फ्रैंकफर्ट भी उत्तरी भाग में ही स्थित था। तो ये उत्तरी भाग के थे। अब मध्य की बात करें तो राइनलैंड था, मध्य भाग में राइनलैंड स्थित था। और दक्षिणी क्षेत्र में बात करें तो दक्षिणी में क्षेत्र में बवेरिया, बुटेनबर्ग, बादेन, ये क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? बवेरिया, बुटेनबर्ग, बादेन और एक था पैलेटिनेट। क्या था? पैलेटिनेट। तो ये दक्षिणी भाग में स्थित थे, जो जिन राज्यों को, ये महत्वपूर्ण राज्य थे। रियासतें तो 300 थी, पर महत्वपूर्ण ये जो प्रांत बता रहा हूं उत्तरी और मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में यही थे। और इन सब में भी सबसे ताकतवर और जो महत्वपूर्ण है वो था पर्सा। और पर्सा के नेतृत्व में ही संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण होगा, जिसको हम देखेंगे विभिन्न चरणों के माध्यम से। तो ये कुछ हिस्से थे। अब देखो, इस जर्मनी को जोड़ने वाली जो कुछ बातें थी, ये इन प्रांतों को जो जोड़ने वाली बातें थी, नंबर 1 जो बात थी वो तो था रोमन सम्राट। कौन था? रोमन सम्राट। ये सारे के सारे किसके प्रति वफादार थे या किसके प्रति उत्तरदायी थे? वो थे रोमन सम्राट के प्रति। जो रोम था इटली का क्षेत्र जहां पोप रहा करता था, तो उसके प्रति ये सारे के सारे
उत्तरदायी थे, या यूं कहें कि उसी के अधीन शासन करना पसंद करते थे। नंबर 2 जो बात करें तो वो था यहाँ पर डाइट, जो जोड़ने वाली बातें हैं, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं जोड़ने वाली बात। नंबर 2 है वो था इनकी, अभी बताई मैंने, डाइट। नेपोलियन ने इनको एक डाइट के रूप में एक संघ बना दिया था, जहां पर ये सारे के सारे प्रांतों के प्रतिनिधि आकर मिलते थे, जिनमें ये सारे प्रांत थे। इसके अलावा ऑस्ट्रिया भी इस संघ का एक बड़ा जो कहे देश था, यानी सबसे बड़ा प्रमुख ऑस्ट्रिया था इस डाइट का, यानी यूरोप का जिसको पुलिसमैन भी कहा गया है। तो ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये डाइट ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहां पर एक फ्रांसीसी विद्वान है। कौन है? फ्रांसीसी विद्वान। नाम है उनका नाम है लापेन। लिपान या लापेन एक ही बात है, लिपान। उनका कहना है कि ये जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, इतिहास के मजाकों में से एक है। क्या कहना है इनका? कि जर्मनी का एकीकरण क्या है? इतिहास में जो मजाक हुए हैं, इतिहास के बड़े मजाकों में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एकीकरण जो किया, कि यूं कह सकते हैं कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन है। ये मजाक क्यों है? क्योंकि नेपोलियन ने कोई देश नहीं बनाया, किंतु अपने आप ही देश बन गया। तो क्या मजाक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता, जो वर्तमान में हम जर्मनी देखते हैं, उसका जन्मदाता कौन है? जन्म देने वाला नेपोलियन को कहा है इसने। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा कोई इसका इंटेंशन नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं एक देश बनाऊं, किंतु वो देश बन जाता है। किसके कहना है? ये लिपान का कहना है, फ्रांसीसी विद्वान का। तो देखिए ये जोड़ने वाली बातें थी, ये लिपान का एक कथन था। इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये प्रांत जो जर्मनी का एकीकरण होगा वो प्रसा के नेतृत्व में होगा, यानी प्रसा इन सबका बड़ा लीडर बनकर निकलेगा, ऑस्ट्रिया से भी आगे। अब देखो कुछ बाधाएं भी थी इसके एकीकरण में, समस्याएं भी। देखो कुछ अगर सहायक तत्व होते हैं तो वहां कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो जो बाधाएं थी या जो समस्याएं थी उनको देखते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहली बड़ी बाधा थी वो तो स्वयं ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया क्या था? ऑस्ट्रिया इन राज्यों में हस्तक्षेप करता था। ऑस्ट्रिया क्या करता था? ऑस्ट्रिया का इसमें हस्तक्षेप था, यानी सारे अधिकार, उत्तराधिकार, ये कहें कि क्या करना है, कौन से कानून लागू होंगे, वो सारा का सारा किसका था? ऑस्ट्रिया का था। किसमें? जर्मनी की समस्याओं में, जर्मन समस्याओं में सारा का सारा हस्तक्षेप किसका था? ऑस्ट्रिया का। नंबर 2 बात करें वो था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्या था? हालांकि इंग्लैंड का नीति ये थी कि यूरोप के किसी भी क्षेत्र में वो हस्तक्षेप नहीं करने की नीति पर चल रहा था। 18वीं शताब्दी में, ये 19वीं शताब्दी में ये उद्देश्य था कि वो किसी भी प्रांत में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु जो इंग्लैंड था, अभी मैंने बात की थी हनोवर प्रांत की, तो उत्तरी राज्यों में इसका प्रभाव था। उत्तरी राज्यों में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था, जिनमें हनोवर प्रमुख था। ये किसकी बात है? इंग्लैंड की। नंबर 3 जो बात करें, तीसरी बड़ी समस्या थी वो है जर्मनी की स्वयं की समस्याएं। कौन कौन सी? जर्मनी के कह सकते हैं आर्थिक हित, आर्थिक चीजें, राजनीतिक, पांथिक, ये सारे के सारी चीजें थी जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी, जिसके कारण से सामाजिक भी कह सकते हैं एकीकरण नहीं हो पा रहा था या एक होने में समस्याएं आती थी। ये असमानताएं थी। नंबर जो चौथा बात करें बाधाओं की, तो वो है यहाँ की, अगर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था तो यहाँ पर जो सैनिक शक्ति थी वो कमजोर थी। कमजोर सैनिक शक्ति इस जर्मनी की थी। कारण था क्योंकि ये विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था। नंबर 5 जो बात करें तो वो है हमारा यहाँ पर जागृति का अभाव था इन राज्यों में, क्योंकि यूरोप में जर्मनी ही नहीं अन्य देशों में भी ऐसा कोई नहीं था कि हमें कोई देश बनना है। राष्ट्रवाद की भावना जो हमने पढ़ी थी औद्योगिक क्रांति के समय या यूरोपीय राष्ट्रवाद, वो 19वीं शताब्दी में आया था। तो यह जागृति का भी अभाव था कि भाई हमें एक होना है, बस ठीक है, राज्य बने हुए चल रहा है, समस्या तो कोई थी नहीं। नंबर जो छठा है, अंतिम जो बात करें समस्या की, वो है यहाँ पर पोप का प्रभाव। जो रोमन सम्राट, स्वयं रोमन सम्राट भी पोप के प्रभाव में था और संपूर्ण यूरोप पोप के प्रभाव में था। जैसा पोप चाहता था वैसा होता था, उसी के अनुसार
शासन व्यवस्था चला करती थी। तो ये एकीकरण की जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं थी। नंबर 1 तो ऑस्ट्रिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा जर्मनी की समस्याएं। इसके अलावा फ्रांस भी एक समस्या बना हुआ था, क्योंकि फ्रांस भी इस क्षेत्र में, राइनलैंड का जो क्षेत्र था, उस पर अपना अधिकार जता रहा था, कमजोर सैनिक शक्ति। अब बात करते हैं इन बाधाओं को दूर करने के बाद, इन बाधाओं के बाद एकीकरण में सहायक तत्व कुछ, वो है सहायक तत्व। कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण से उन सहायक तत्वों से आगे चलकर जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनता है। तो उन कारणों पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण से जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर निकलता है। तो नंबर 1 जो बात करें हम सहायक तत्वों में, तो वो है यहाँ का जोल्वेरिन संघ। कौन सा संघ? जोल्वेरिन संघ। देखिए, जोल्वेरिन संघ एक सीमा शुल्क पर किया गया समझौता था। जोल्वेरिन जो संघ बना वो प्रारंभ में क्या था? सीमा शुल्क समझौता था। क्या था? सीमा शुल्क समझौता। कब किया गया? 1818 में। और प्रारंभ में जो करने वाले जो छोटे छोटे राज्य थे जर्मनी के, उनमें एक तो था श्वार्ज़बर्ग। कौन था? श्वार्ज़बर्ग। और दूसरा छोटा राज्य था सोंदरसोसन। ये 2 छोटे राज्य थे जिन्होंने आपस में आप बैठकर बातचीत करते हैं कि हमारे यहां से जो आने जाने वाले माल पर चूंगी कर लगता है वो हम नहीं लेंगे, आप भी मत लेना। ये आपस में एक सीमा शुल्क का समझौता होता है 1818 में इन 2 राज्यों के बीच में, जो बाद में 1834 तक जर्मनी के जितने भी राज्य थे वो राज्य आपस में इस जोल्वेरिन संघ से जुड़ जाते हैं और आपस में सीमा शुल्क संबंधी समझौता करते हैं कि एक दूसरे से शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जोल्वेरिन संघ की बात थी। जो नंबर 2 बात करें, ये हो गया जोल्वेरिन संघ। इसके अलावा वो है बौद्धिक आंदोलन। दूसरा जो है बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन भी किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। बौद्धिक आंदोलन, जैसे भारत की बात करें, किसी देश में राष्ट्रवाद के उदय के लिए, आजादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए बौद्धिक आंदोलन का होना बहुत जरूरी है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में कई ऐसी कविताएं, कहानियां, किस्से लिखे गए, जैसे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, भारत को माता बताया गया। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो लोगों में भरना, वही चीज बौद्धिक आंदोलन कहलाती है। तो यहाँ जर्मनी में भी फिक्टे, हीगल या ईगल और इसके अलावा जो थे डॉलमेन और हाइन, ये ऐसे व्यक्ति थे जो ये काम कर रहे थे, ये भावनाएं जनता में भरने का कार्य कर रहे थे। इनका क्या विचार था कि जर्मन जाति विश्व में श्रेष्ठ है। जर्मन जाति क्या है? संसार की श्रेष्ठ है, विश्व में क्या है? श्रेष्ठ है। ऐसा आर्य है, जर्मन आर्य नस्ल के हैं और बाकी सभी तो कमजोर हैं, ऐसा कहना था इनका। क्योंकि देखिए, किसी भी देश में ऐसी भावनाएं भरने के लिए ये जरूरी है कि उनको अपना अतीत याद करवाया जाए। तो यहाँ बौद्धिक आंदोलन ने यही काम किया। फिक्टे साहब थे, ये तो एक तरह से फ्रांस के विरोधी थे। पूरे राष्ट्रवादी भावना जो फ्रांस के प्रति थी वो इन्होंने भरी। फ्रांस के प्रति जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना भरने का काम करना कौन है? वो फिक्टे का ही काम था। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और, एक छोटा सा बौद्धिक आंदोलन में ही एक संगठन बनता है जिसका नाम है बर्सेनसेफ्ट। कौन सा? बर्सेनसेफ्ट संगठन बनता है, देशभक्त संगठन था। 1815 में इसका निर्माण होता है और कहाँ होता है? जेना विश्वविद्यालय में। जेना विश्वविद्यालय जर्मनी का है, वहां पर बर्सेनसेफ्ट देशभक्त संगठन का निर्माण होता है जो ये भावना आगे बढ़ाता है कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। तो ये थी बौद्धिक आंदोलन की बात। 2 कारण हो चुके हैं। जोल्वेरिन संघ 1818 में बना और 34 तक सारे राज्य जुड़ गए। इसके अलावा बौद्धिक आंदोलन, इसके अलावा जो सहायक तत्व हैं वो भी महत्वपूर्ण है और वो था जर्मनी का औद्योगिक विकास। तीसरे की बात करें तो औद्योगिक विकास किसका? जर्मनी का। देखिए, औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ। कारण था यहां पर जो खनिज संपदा थी, जैसे अल्सास लॉरेन के प्रदेश फ्रांस के पास थे, कुछ इस क्षेत्र में भी थे। राइनलैंड का जो भाग था वहां पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में थी। इसके अलावा वस्त्र उद्योग का, रेल मार्गों का निर्माण किया गया बहुत तेजी से। 1830 तक
1830 तक संपूर्ण जर्मनी रेल मार्गों से सारे राज्य जुड़ चुके थे। प्रत्येक नगर को जोड़ा गया था रेल मार्गों से। खनिज भी प्रचुर मात्रा में थे यहाँ पर। तो तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास के कारण ही ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर निकलेगा। नंबर जो चौथा कारण की हम बात करें जर्मनी के एकीकरण का, चौथा कारण तो वो है बिस्मार्क का योगदान। किसका? बिस्मार्क। देखिए ये जितने भी कारण हैं उन सब को कारण बनाकर, या मान लीजिए एक माध्यम बनाकर या आधार बनाकर जो जर्मनी का एकीकरण करता है वो कौन है? बिस्मार्क। और इसका योगदान तो जर्मनी कभी नहीं भूलेगा। इससे पहले हम बात करते हैं, देखो जर्मनी बिस्मार्क के योगदान, बिस्मार्क को कैसे नियुक्त किया जाता है ये बात करते हैं। 1861 से पहले जो प्रसा का जो शासक था वो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था। कौन था? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। अब इस फ्रेडरिक विलियम की चतुर्थ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर, फ्रेडरिक विलियम के स्थान पर विलियम प्रथम यहाँ का शासक बनता है। विलियम प्रथम क्या करता है? कुछ अपने शासन में सुधार करता है। हालांकि वो उदारवादी विचारों का था और उदारवादी होने के कारण उसके दिमाग में ऐसी बातें नहीं थी कि वो संघर्ष करे या संघर्ष युद्ध करे, किंतु उसको ये जरूर पता था, उसका कहना ये था कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो कौन कर सकता है? प्रसा कर सकता है। किसका कहना था ये बात? विलियम प्रथम, जो 1861 के बाद शासक बनता है, विलियम प्रथम। उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा कर सकता है, और वो भी कैसे कर सकता है? सैनिक संघर्ष के द्वारा इन सबको बाहर निकालकर फेंक देंगे हम, और हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे। इस दिशा में उसने कुछ कदम भी उठाए। और क्या कदम उठाए? नंबर 1, विलियम प्रथम ने जो कदम उठाए, नंबर 1 जो काम किया वो था अपना युद्ध मंत्री। सबसे पहले युद्ध मंत्री बदला और युद्ध मंत्री बनाया वान रून को। किसको बनाया? वान रून। ये वही वान रून था जो बाद में फ्रांस और ऑस्ट्रिया को युद्धों में पराजित करता है, युद्ध मंत्री बनाया जाए। इसकी नीतियां ऐसी थी। नंबर 2 जो बात करें वो था यहां कह सकते हैं सेनापति। युद्ध मंत्री के अलावा सेनापति, वो बनाया वॉन मोल्टेक को। इनको क्या बनाता है? युद्ध मंत्री, जो बाद में सेनापति, बाद में इसी की नीतियों के चल पर, वान रून की नीतियों पर चलकर फ्रांस को पूरी तरह 1871 में सीडान के युद्ध में पराजित करते हैं। और नंबर 3, वो नंबर 3 है बिस्मार्क साहब। बिस्मार्क को नियुक्त करता है कौन? विलियम प्रथम। देखिए इसके दिमाग में ये था, व्यक्तियों का पारखी था ये। कौन? विलियम प्रथम। उदारवादी था किंतु व्यक्तियों को परखने की इसमें अद्भुत शक्ति थी, पहचान सकता था कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। तो विलियम प्रथम बिस्मार्क को पहचान जाता है और इसको अपना क्या बना देता है? चांसलर बना देता है। आज के लिए हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री बना देता है विलियम प्रथम। किसको? बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क जब बना, बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ऐसा कूटनीतिज्ञ था कि इसको जब ये प्रधानमंत्री चांसलर बनता है तभी इसके दिमाग में ये था कि किस तरह से हमें जर्मनी का एकीकरण करना है। तब से लेकर जब तक जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसके मस्तिष्क में आगे आने वाले 10 सालों की 20 सालों की रूपरेखा पहले ही तैयार रखता था कि मुझे किसको किस तरह से मारना है। ये किसके दिमाग में होता था पहले से? बिस्मार्क के। अब बिस्मार्क ने एक बात कही कि उसके समय में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं, इस समय देखो भाषण और बहुमत के प्रस्ताव रखे जाते थे, तो बोले ये भाषण और बहुमत से कुछ नहीं होने वाला। किसका कहना था? ये तो बोले लगातार चलते हैं और चलते रहेंगे और वास्तव में इनसे होता भी कुछ नहीं है। ऐसा बिस्मार्क का मानना था कि भाषण देते रहो, बस बहुमत किसे प्रस्ताव पारित कराते रहो, कोई कुछ नहीं होने वाला। जर्मनी का जो एकीकरण होगा वो एकीकरण होगा रक्त और लोहे से। रक्त और लोहे की नीति से। क्या होती है रक्त और लोहे? तलवार के दम पर जीतना। तो रक्त और लोहे की नीति से ही एकीकरण हो सकता है। याद रखने लायक प्रश्न है बिस्मार्क का कि एक तो भारतीय इतिहास की बात करें तो रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी बलबन ने मध्यकाल में, और यहां बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया और लगभग जो डेनमार्क था, ऑस्ट्रिया था और फ्रांस था, उन तीनों को युद्ध में पराजित कर देता है बिस्मार्क। और देखिए इसमें एक चीज और है इसकी,
ये क्या करता है, जब ये चांसलर बनता है तो फ्रांस में वही डाइट या संसद के दो सदन थे, उच्च सदन, निचला सदन। निचला सदन यानी जनप्रतिनिधि जो सदन था वो बजट पास करने से मना कर देता है रक्षा के लिए। तो यहां पर जो बिस्मार्क के कूटनीति से काम में लेता है, कोई बात नहीं, निम्न सदन ने रद्द कर दिया हमारा प्रस्ताव, बजट कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं है। उच्च सदन से बजट पारित करवा के युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को तैयार करता है। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये 3 युद्ध लड़ेगा, जिनमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस इसकी चपेट में आएंगे। तो देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।